यस, गुड इवनिंग वंस अगेन। सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर के अंदर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देखा था। यस, सो अभी आज के लेक्चर में हमको जो कल हमने बात की थी कि वी हैव टू सी द 3 मोड्स ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन के जो 3 मोड्स है उसके बारे में हमको डिटेल में डिस्कस करना है। दैट इज, फर्स्ट इज द ground wave propagation, the second is the sky wave propagation, and the third one you can see it is the space wave propagation. Okay, just wait a minute. Yes, okay, so let us see the types of propagation, wireless propagation. Let us go to the board. Yes, I hope you can see the board. Okay, so see here there are 3 types of propagation. They are one is the ground wave propagation. अभी सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ground wave propagation. What is it exactly and how it is used? Yes, ground wave propagation. Okay, so see here, suppose that there is a surface of earth. मान लो कि अर्थ का जो सरफेस है तो वो सपोज इस तरह से है, it's curved like this. Okay, and suppose there is a antenna, broadcasting antenna at some point here. Then this antenna will just transmit the waves in all possible directions in the horizontal direction. तो यहाँ से इसमें से जो waves निकलते हैं वो actually horizontal direction में travel करेंगे. ठीक है, and these waves will just travel along the ground. So these waves just travel along the ground, and that's why these are actually called as the ground wave propagation. ठीक है, तो यहाँ पे ground wave propagation इसका नाम इसीलिए दिया हुआ है कि ये जो waves है वो actually ground के parallel जाते हैं. ठीक है, ground के along जाते हैं. They are guided by ground actually. If suppose the ground is suppose like this, suppose ऐसा है कि यहाँ पे एक hump आता है, तो उस केस में जो वेव्स है तो वेव्स भी इस तरह से इस ग्राउंड के अलोंग बेंड होंगे. ठीक है, सो द वेव्स आर जस्ट गाइडेड बाय द ग्राउंड. दैट मींस एज द ग्राउंड बेंड्स द वेव्स विल आल्सो बेंड एंड अकॉर्डिंगली. सो दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन और कम्युनिकेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन. ओके, अभी इसमें जो वेव्स यूज होते हैं उनका वेवलेंथ रेंज जो है या फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो होता है लेस देन 1500 किलोहर्ट्ज. रिमेंबर, सो 1500 किलोहर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के अंदर. ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा दूर तक जाने लायक नहीं रहते हैं. दीज वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड, मींस ये वेव्स जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं ऑलमोस्ट अबाउट 1 किलोमीटर डिस्टेंस. 1 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब ये तो बहुत छोटा हो गया है कि नहीं. मतलब 1 किलोमीटर के अंदर ही हम जो भी सिग्नल ब्रॉडकास्ट करेंगे या जो भी जैसे रेडियो स्टेशन होता है तो रेडियो स्टेशन के अंदर साउंड हो या जो भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वो रिसीविंग एंटीना के द्वारा रिसीव किया जाता है और वो रिसीवर जो है वो उसको डिकोड करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है. तो यहाँ पे सपोज ये रिसीविंग एंटीना है तो वो रिसीविंग एंटीना यहाँ पे वे सिग्नल एक्सट्रैक्ट करके सुन सकता है, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर या 500 मीटर के आसपास होना जरूरी है तभी ये सुन सकता है. अगर कोई रिसीवर यहाँ पे है और यहाँ पे अगर वो सुनना चाहता है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हियर एट दिस पॉइंट हियर. जस्ट व्हाई? बिकॉज द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी वेरी मच ग्रेटर एंड दीज वेव्स एक्चुअली ये जो ग्राउंड वेव्स है वो बहुत फास्ट एटेन्यूएट होते हैं. एटेन्यूएट मतलब उनका जो एम्पलीट्यूड है धीरे धीरे कम 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 होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पे उनका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है and the wave doesn't exist after this point, and this is actually called as the range of propagation. ठीक है, ये कुछ बातें जो है ये वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर की जो कुछ बातें हैं वो हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे या एक बार लिस्ट आउट करेंगे फटाफट. देखो, सबसे पहले जो है तो हम बात करेंगे
ट्रांसमिशन या ट्रांसमीटर किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमीटर. व्हाट इज ट्रांसमीटर? द डिवाइस which actually emits the waves is actually called as the transmitter. It is just denoted by this symbol like this. तो ये सिंबल से उसको डिनोट किया जाता है और इसके दोनों तरफ हम इस तरह से वेव्स दिखा सकते हैं टू शो दैट इट इज अ ट्रांसमीटर, नो डाउट. देन अगेन कम्स टू रिसीवर. यहाँ पे रिसीवर मतलब कौन होता है? तो रिसीवर मतलब जो डिवाइस जो ये सिग्नल रिसीव करता है, तो वो भी एक एंटीना ही होता है. उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं आराम से. ठीक है, जैसे अगर तुमको पता होगा पुराने जमाने में जो टेलीविजन होते हैं थे उनके ऊपर भी इस तरह का एंटीना रहता था. तो दिस इज द एंटीना विच रिसीव्स द सिग्नल्स, नो डाउट. सो ये सिग्नल रिसीव करेगा यहाँ पे, नो डाउट. ओके, द तीसरा होता है मीडियम. ठीक है, या और उसको हम बोलते हैं चैनल. ठीक है, अभी एक्चुअली चैनल का मतलब वो हमारा टीवी चैनल नहीं. चैनल का मतलब ये है, चैनल का मतलब है मीडियम. ठीक है, इन विच द वेव्स जस्ट गेट प्रोपोगेटेड. जिस मीडियम में से ये वेव्स प्रोपोगेट हो रहे हैं तो उसको एक्चुअली चैनल बोला जाता है. याद रखो ठीक से. सो चैनल मीन्स द मीडियम. जस्ट लाइक अभी सपोज हम जब बात करते हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस जब बात करते हैं, तो हमारा गले के अंदर का जो साउंड मीटर है वो एक तरह से ट्रांसमीटर है. हमारे कान जो होते हैं वो एक तरह से रिसीवर बन जाते हैं. और जो एयर है, जिस एयर में से ये साउंड ट्रेवल करता है, तो वो एक्चुअली चैनल बन जाता है. ठीक है, और अगर सपोज अभी अभी हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसा अभी हम देखते हैं कि अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली एक माइक के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जा रहा है. मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है. और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है वो इंटरनेट के जो वायर्स या वायरलेस कम्युनिकेशन के द्वारा आप तक वहाँ पहुंच रहा है. और आपका जो स्पीकर है, आपके हेडफोन का जो स्पीकर है या मोबाइल का जो स्पीकर है, वो स्पीकर वहाँ पे रिसीवर का काम कर रहा है वहाँ पे. तो रिसीवर जो है वो रिसीवर वो सिग्नल एक्सट्रैक्ट करके आपको उसका आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है. तो और यहाँ पे जो चैनल है वो चैनल कौन है यहाँ पे? तो हम देख सकते हैं कि जो वायर्स बीच में यहाँ पे मिस यूज किए हुए हैं, ठीक है, तो वो उसको हम बोल सकते हैं चैनल. या वायरलेस कम्युनिकेशन भी अगर है तो भी इस केस में एयर कैन बी कंसिडर्ड एज अ चैनल. ओके, सो ये तीन पार्ट्स जो है वो हमेशा हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर होते ही है, याद रखो ठीक से. और इसके भी अलावा कुछ चीजें हमको समझनी है. तो सबसे पहले आता है एटेन्यूएशन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस एटेन्यूएशन? अभी एटेन्यूएशन ये वर्ड वैसे तो देखने के लिए थोड़ा सा डरावना लगता है, बट इट इज वेरी सिंपल. व्हाट इज अटेन्यूएशन इज सपोज दैट देयर इज अ स्पीकर हियर. यहाँ पे कोई एक स्पीकर है. साउंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्पीकर है और उसमें से जब साउंड निकल रहा है, तो जब वो साउंड इसमें से निकलता है तो उसका इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा होता है. हम देख सकते हैं वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होगा. लेकिन क्या है ना कि ये साउंड साउंड वेव्स जो है वो जब एयर में से ट्रेवल करते हैं तो एयर का खुद का अपना रेजिस्टेंस होता है. हर एक मीडियम का खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे कम 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 होता जाता है. और धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पे वेव्स खत्म हो जाते हैं. ठीक है, जैसे अगर अगर जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो इस खिड़की के दूसरे तरफ जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. क्यों? क्योंकि ये जो वेव्स है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं और उसके बाद वो डेड हो जाते हैं. डेड मीन्स द वेव इज सपोज टू बी डेड आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस. एंड दैट इज दिस फिनोमेना of decreasing the amplitude of the waves with respect to time, with respect to distance, is actually called as the attenuation. इस process को attenuation बोलते हैं. This attenuation will be more if the frictional resistance in the medium is more. तो इस मीडियम के अंदर जितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ये एटेन्यूएशन भी ज्यादा होगा. और इवन जितना इस वेव का फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर कम है, कम फ्रीक्वेंसी के वेव्स जल्दी मर जाते हैं. ठीक है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर तक जा सकते हैं. तो ये हम समझ सकते हैं आराम से कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी एटेन्यूएशन डिपेंड करता है. बिल्कुल. तो जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना एटेन्यूएशन कम, और उसकी वजह से ये वेव ज्यादा दूर 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 तक भेजा जा सकता है. और जितने मैक्सिमम दूर तक ये वेव पहुंच सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेंज. रिमेंबर, इट इज कॉल्ड एज द
range of propagation. Okay, what do you mean by the range of propagation? The maximum distance that can be traveled by the waves. मतलब मान लो कि यहाँ पे एक सपोज स्पीकर है और इस स्पीकर के द्वारा सपोज यहाँ तक ये वेव्स पहुंच सकते हैं और ये डिस्टेंस सपोज 300 मीटर डिस्टेंस है सपोज, ठीक है 300 मीटर। तो अब यहाँ पे ये इस तरफ भी 300 मीटर, इस तरफ भी 300 मीटर, इस तरफ भी 300 मीटर, चारों तरफ अगर हम सपोज 300 मीटर अगर इस तरह से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये 300 मीटर रहने वाले सारे पॉइंट्स इनको हम एक सर्कल के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। एंड इफ यू जस्ट ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर फ्रॉम दिस सोर्स हियर, then we can just call this radius of this circle actually to be the range of propagation. इसको range of propagation बोला जाता है and it is generally denoted by r or maybe denoted by d sometimes, ठीक है d से भी उसको denote कर सकते हैं आराम से। That is the range of propagation, remember. So what is range of propagation? We have just seen here that that the maximum distance up to which the signals can be received. Okay, तो जितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये सिग्नल्स रिसीव किए जा सकते हैं उसको रेंज ऑफ प्रोपगेशन कहा जाता है, ठीक है, ये बात अच्छी तरह से याद रख लो। यस, देन अगेन अभी यहाँ पे रेंज और अटेन्यूएशन इन दोनों की वजह से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये वेव जो है वो डेड हो जाता है। लेकिन अगर हमको इस वेव को और दूर तक अगर पहुंचाना है तो उसके लिए बीच बीच में बूस्टर्स बिठाने पड़ते हैं, ठीक है, इसको बूस्टर बोला जाता है। बूस्टर मतलब क्या कि ऐसा एक डिवाइस कि अभी मान लो ये सपोज ये एक एंटीना है जिसमें से वेव्स ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ ये ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आते आते क्या होगा कि ये वेव्स जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, उनका जो एम्पलीट्यूड है जो स्टार्टिंग में था तो वो धीरे धीरे जाके जब वो जस्ट मरने को होगा या जस्ट वो जब खत्म होने को होगा तो यहाँ पे एक बूस्टर बिठाया जाता है। ये बूस्टर क्या करता है, इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो फिर से मैक्सिमम कर देता है एंड देन अगेन द सिग्नल कैन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस, द सेम डिस्टेंस एज इट इज ट्रेवल्ड बाय दिस वेव हियर फर्स्ट टाइम। सो इस तरह से ये उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाता है, बट अगेन द वेव जस्ट अटेन्यूएट्स एंड आफ्टर दैट टाइम, after that distance the wave has to be dead, but in order to make it uh, travel the same distance once again we'll have to we'll have to fix another booster here। यहाँ पे फिर से और एक बूस्टर हमको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। तो जितने हम बूस्टर्स बिठाएंगे तो उतना ये वेव जो है वो और ज्यादा ज्यादा वेव डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगा, नो डाउट। तो बूस्टर और इसको रिपीटर भी बोलते हैं कभी कभी, याद रखो से। रिपीटर, रिपीटर मतलब क्या, the device which catch the signal just amplifies it and again broadcast it so as to travel some more distance, ठीक है। तो और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मतलब और ज्यादा डिस्टेंस तक उसको जिंदा रखने के लिए वो काम करता है। तो इसको या तो रिपीटर बोलते हैं या तो बूस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। यस, and then again there is a concept of modulator. What do you mean by this modulator? मॉड्यूलेटर मतलब क्या कि देखो ठीक से कि जो सिग्नल जो है वो सिग्नल अभी सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो सिग्नल के हिसाब से चेंज करने वाला जो है, तो मतलब जो इंफॉर्मेशन जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में कोड करने का जो डिवाइस है तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। मतलब जैसे अभी जो हमारा साउंड जो है वो साउंड डायरेक्टली तो हम भेज नहीं सकते हैं क्योंकि साउंड का स्पीड तो बहुत कम है। तो इसलिए ये जरूरत होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड लेकिन बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल विद अ वेरी फास्ट स्पीड ऑलमोस्ट अबाउट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट what is needed is the sound has to be modulated and it is superimposed on the electromagnetic wave। तो इसका मतलब साउंड को हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर बिठाना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन वी जस्ट मेक दिस साउंड, ये तो साउंड को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर जब बिठा देते हैं, जैसे एक एग्जांपल अगर दिया जाए तो एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक घोड़ा जो होता है, घोड़े के ऊपर जब कोई भी इंसान बैठता है तो वो इंसान भी उस घोड़े के स्पीड से भाग सकता है, बराबर है।
घोड़ा बहुत हाई हाई स्पीड में भाग सकता है, लेकिन इंसान क्या करता है, घोड़े के ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उस घोड़े के साथ इंसान भी आगे चला जाता है। तो यही बात यहाँ पे यूज की जाती है, साउंड मतलब जैसे कि इंसान है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो जैसे कि घोड़ा है, ठीक है, विच कैन जस्ट ट्रेवल विद अ वेरी हाई स्पीड। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट वी हैव टू मिक्स दिस साउंड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस साउंड को हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर बिठाना पड़ता है। जब ये साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर बैठ जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ ही ये जो साउंड है वो दूर दूर तक हाई स्पीड में जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए ये जो प्रोसेस होता है साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर बिठाना, तो इस प्रोसेस को एक्चुअली मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। सो प्रोसेस इन विच द साउंड इज जस्ट सुपरइम्पोज्ड ऑन, इसको मॉड्यूलेशन बोला जाता है, मॉड्यूलेशन, द प्रोसेस इन विच द साउंड इज जस्ट सुपरइम्पोज्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द मॉड्यूलेशन। ओके, एंड द डिवाइस विच डज इट इज कॉल्ड एज द मॉड्यूलेटर। ओके, एंड एट द अदर एंड जहाँ पे रिसीव करना है इंफॉर्मेशन को, तो वहां पे क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें से साउंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। that process of extracting the sound from the electromagnetic wave is called as the demodulation। याद रखो ठीक से, demodulation। तो देखो, what is demodulation? The process in which the signal is extracted from the electromagnetic wave। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्टली हम सुन नहीं सकते हैं, हमारे कान जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुनने के लिए सेंसिबल नहीं है, बट वी कैन सी द हियर द साउंड, हम साउंड परसेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से साउंड निकालना, उसको नीचे उतारना जरूरी होता है, एक्सट्रैक्ट करना जरूरी होता है। एंड वंस वी एक्सट्रैक्ट द साउंड फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, then it can be converted by the speaker into the sound so that we can just hear it। So this process of extracting the signal from electromagnetic wave is actually called as demodulation, and the device which does it is called as a demodulator। ओके, इसको डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो निकालता है, बाहर निकालता है। और अभी यहाँ पे ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, ये दोनों काम करने वाला जो डिवाइस होता है उसको एक्चुअली मोडेम बोला जाता है। मोडेम देखो, मॉड्यूलेटर का MOD और डीमॉड्यूलेटर का जो DOM है, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर का MOD सिर्फ ले लेंगे, और इसका डीमॉड्यूलेटर का जो है वो DEM अगर मिक्स कर देंगे, तो इससे एक वर्ड तैयार हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मोडेम। सो दिस मोडेम इज एक्चुअली द शॉर्ट फॉर्म फॉर मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। ओके, मतलब मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, दो बोथ ऑफ दिस कंबाइंड टुगेदर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द मोडेम। तो जो हम नॉर्मली राउटर्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसको वही हम उसको ही मोडेम भी बोलते हैं एक्चुअली। सो ये मोडेम किसका शॉर्ट फॉर्म है समझा ठीक से, इट इज द मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द मोडेम। सो ये है। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, ट्रांसड्यूसर। ये बहुत जनरल कंसेप्ट है एक्चुअली, देखो ठीक से, ट्रांसड्यूसर मतलब क्या। ट्रांसड्यूसर मीन्स द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म का एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला कोई भी डिवाइस, उसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो जैसे अभी स्पीकर की अगर बात करते हैं, स्पीकर तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो एक्चुअली साउंड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, देयरफॉर इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। यू कैन सी अगेन हियर, सपोज माइक, माइक जो होता है तो वो भी एक तरह से ट्रांसड्यूसर ही है, जस्ट बिकॉज इट रिसीव्स द साउंड सिग्नल, मतलब एनर्जी जो है वो साउंड फॉर्म में वो लेता है, ठीक है, बट इट कन्वर्ट्स इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड जस्ट प्रोवाइड्स और ट्रांसमिट्स देम टू द लास्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करता है, और इसीलिए इस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस, तो इसलिए उसको भी हम एक तरह से ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। ट्रांसड्यूसर के बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी जनरल वर्ड, ट्रांसड्यूसर। एनी डिवाइस which can convert the energy of one form into another form can be called as a transducer, remember। So all these are the basic concepts in the communication।
तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के अंदर हम ये सारी चीजें देखते हैं। एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन बाय द वे? बेसिकली मेन बात तो वही है, कम्युनिकेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। रिमेंबर, द सेंडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ communication. Yes. So now see, there are two types of communication. Okay, one is the wired communication, and the second one is the wireless communication. Okay, जिसमें अभी यहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशन मतलब उसका नाम में ही उसका मीनिंग है, देखो ठीक से, जिसमें वायर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर टेलीफोन या ब्रॉडबैंड इंटरनेट, तो ये सब चीजें आ जाती है। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट एनी फिजिकल वायर। कोई वायर की जरूरत नहीं होती है, तो या तो साउंड वेव्स के फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, तो ये जो या लाइट के फॉर्म में भी कभी कभी, तो लेजर यूज करके भी कभी कभी कम्युनिकेशन किया जाता है, उसको भी वायरलेस कम्युनिकेशन बोला जा सकता है। तो अभी इस चैप्टर के अंदर हमको एक्चुअली वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में ऊपर पूरा ज्यादा फोकस करना है। वायर्ड कम्युनिकेशन के बारे में हमको फोकस नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अभी देखो, वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर जैसे कि लास्ट टाइम बताया था, 3 मोड्स आते हैं। एक होता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, दूसरा होता है स्काई वेव प्रोपोगेशन, तीसरा फिर होता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। लेट अस सी वन बाय वन इन डिटेल। तो इसमें जैसे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के बारे में बता रहा था कि द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के अंदर द वेव्स आर सेंट पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। द वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 1500 किलोहर्ट्ज are just sent horizontally parallel to the ground, and these waves just are guided by the ground and travel parallel to the ground and are reached to the as a receiving antenna somewhere here. So जैसे ये waves यहाँ पे एंटीना के ऊपर आते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो डिकोड किए जाते हैं और वहाँ पे उसका जो आउटपुट है तो वो यहाँ पे सुनाई देता है। मतलब यहाँ पे जो भी कोई बोल रहा है तो साउंड के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में अगर ब्रॉडकास्ट करके अगर दूर दूर तक फैला दिया, तो 1 किलोमीटर या 500 मीटर दूर दूर कोई भी अगर सपोज रिसीवर है, तो वहां पे वो रिसीवर वो जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है वो यहाँ पे सुन सकता है, बिल्कुल। सो दिस टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कैन जस्ट वर्क, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। बट देर आर सम लिमिटेशंस एंड सम एडवांटेजेस ऑफ दिस ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहला जो एडवांटेज ये है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का, या चलो लिमिटेशन पहले देखेंगे। सो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है इस ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का, कि इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज मतलब इसका रेंज जो है वो बहुत छोटा है। रेंज मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द सिग्नल्स कैन ट्रेवल। सो इट इज ऑलमोस्ट 500 मीटर अप, एंड मैक्सिमम इट इज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर ऑलमोस्ट, है कि नहीं। तो इसलिए 500 मीटर से 1000 मीटर तक ये इसका रेंज है। इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग दिस। अगर तुम कहेंगे मैं यहाँ पे कोई एक सपोज ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, और सपोज कि एक 5 किलोमीटर दूर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो सुन पाए, पॉसिबल नहीं है। या 10 किलोमीटर पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको उससे मुझे बात करनी है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज इट्स रेंज इज जस्ट लेस देन 1000 मीटर। दैट मीन्स 1 किलोमीटर भी नहीं हो गया ना वो तो इसको हम 1 किलोमीटर ही बोल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के अंदर ही उसका रिसेप्शन हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो शॉर्टकमिंग उसके बारे में ये है कि हम देख सकते हैं कि उसका एटेन्यूएशन बहुत फास्ट होता है। मतलब यहाँ पे 1 किलोमीटर, चलो कहने के लिए उसका रेंज है 1 किलोमीटर दूर तक वो जा सकता है, लेकिन अगर समझो कि 800 मीटर तक पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसको जो सिग्नल क्वालिटी मिलेगा वो बहुत कम रहेगा। इतना कम रहेगा जो उसको ज्यादा इतना ठीक से सुनाई नहीं देगा, क्योंकि एटेन्यूएशन बहुत फास्ट होता है। और एटेन्यूएशन ज्यादा होने की वजह से ये सिग्नल जो है वो जल्दी जल्दी उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे जल्दी जल्दी कम होता जाता है। एंड विद इन 800 और 2000 मीटर इट जस्ट गेट्स डेड। दैट मीन्स एटेन्यूएशन इज वेरी फास्ट इन दिस केस, ये हम देख सकते हैं। बट अभी सवाल पैदा होता है कि अगर इतना सब इसके ड्रॉबैक्स है, तो फिर भी उसको यूज क्यों करते हैं? तो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो यह बात है, उसका एडवांटेज ये है कि इट हैज अ सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर जैसे सपोज पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट का हॉल जो है, इस पार्लियामेंट के हॉल के अंदर जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है, अब ये हॉल तो वैसे बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट उसका रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट 200-300 मीटर के आसपास हो सकता है। तो पूरा अगर एरिया देखो तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है।
बट अभी यहाँ पे उसको उस केस में हम साउंड यूज करके तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट इज वेरी वेरी लार्ज हॉल, और ऑडिटोरियम जो होता है बहुत बड़ा ऑडिटोरियम अगर है, या तो उस केस में हम जो, या बहुत बड़ा ऑडिटोरियम जहाँ पे 200 या मतलब एक सपोज एक 25,000 लोग जहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा अगर कोई हॉल है, तो ऐसे केस में साउंड वेव्स यूज करके तो ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। बट उसके बदले अगर हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करके या ग्राउंड वेव प्रोपगेशन यूज करके अगर ये कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये बहुत ईजी होगा। तो इसलिए यहाँ पे ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन दिस केस हियर, ठीक है। द इंफॉर्मेशन विच इज एक्सचेंज्ड इन दिस पार्लियामेंट हॉल, ठीक है। और इवन शिप्स जो होते हैं, तो ये समझो कोई भी एक शिप है, तो शिप का भी एरिया जो है वो बहुत बड़ा होता है ऑलमोस्ट। तो उसमें भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन यहाँ पे ग्राउंड वेव प्रोपगेशन यूज करके ही यूज किया जाता है। उनके हाथ में भी एक हैंडसेट के जैसा एक डिवाइस होता है। तो अगर कोई शिप का कैप्टन है, और वो कैप्टन को अगर कोई मैसेज देना है सभी लोगों को, या किसी पर्टिकुलर एक किसी इंसान को, तो वो ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो है वो यूज कर सकता है, क्योंकि शिप का जो एरिया है या शिप का जो साइज है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा तो नहीं होता, ये तो गारंटी है। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, उस वहाँ पे हम ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन यूज करते हैं। और जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की जाने वाली है, वहाँ पे भी हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन यूज करते हैं। इवन क्योंकि देखो अभी यहाँ पे पार्लियामेंट में भी क्या होता है ना, कि जो स्पीच दे रहा है, समझो यहाँ पे एक व्यक्ति स्पीच दे रहा है, तो वो व्यक्ति जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो लैंग्वेज सपोज है अफ्रीकन लैंग्वेज में वो बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अफ्रीकन जो है, ये सारे जो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सब के सब तो अफ्रीकन नहीं जानते होंगे, है कि नहीं। तो इसलिए अगर सपोज एक व्यक्ति यहाँ पे है जो पोर्तुगीज जानता है, ठीक है, या सपोज दूसरा कोई व्यक्ति है जो मान लो दूसरा कुछ फ्रेंच जानता है, सिर्फ दूसरा कोई भाषा उसको नहीं आता है। ऐसे केस में क्या किया जाता है कि जो अफ्रीकन जो स्पीच दे रहा है, वो स्पीच एट अ टाइम ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और जो ट्रांसलेटर्स होते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, यहाँ पे कॉर्नर्स में अलग अलग ट्रांसलेटर्स बिठाए हुए थे। वो ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, वो स्पीच सुन के, वो स्पीच एट अ टाइम वो ब्रॉडकास्ट करते हैं उनके अपने अपने लैंग्वेज के अंदर। कोई पोर्तुगीज लैंग्वेज के अंदर ट्रांसमिट करेगा, कोई फ्रेंच लैंग्वेज के में ट्रांसलेट करके उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। तो एक एट अ टाइम पूरे हॉल के अंदर सारे वेव्स ऑलरेडी फैले हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो सारे वेव्स ऑलरेडी इस हॉल के अंदर मौजूद है, ठीक है, ट्रांसलेशन चल रहा है। लेकिन अभी मुझे कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन चाहिए, तो वो मैं मेरे हाथ में एक रेडियो के जैसा अगर इंस्ट्रूमेंट होगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट में ट्यून करूंगा, उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर मैं सपोज फ्रेंच के साथ ट्यून करूंगा, तो मुझे फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेशन सुनाई देगा। या अगर मैं सपोज दूसरे किसी भाषा में अगर उसको ट्यून करूंगा, तो मुझे उस भाषा में ट्रांसलेशन सुनाई देगा। तो एट अ टाइम मतलब समझो मैं अगर सपोज फ्रेंच में सुन रहा हूँ, तो मेरे बिल्कुल बाजू में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो हेडफोन कान में लगा के वो ट्रांसलेशन दूसरे किसी लैंग्वेज में सुन रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल in case of the using this ground wave propagation. Okay, so but what are the characteristics of this ground wave propagation? We already seen that the frequency is less than 1500 kilohertz, and they can travel a distance, maximum distance of 1 kilometer, and cannot be used for long distance communication, but only can be used for short distance communication. And in this case the attenuation is very fast, and security is इम्पोर्टेंट। सिक्योरिटी जहाँ पे ज्यादा है, या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जहाँ पे शेयर करने वाली है, पे हम ये यूज करते हैं, इस टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज अबाउट sky wave propagation. What do you mean by sky wave propagation? See here. In case of the sky wave propagation, suppose this is the surface of earth, okay, ये अर्थ का सरफेस है, and skywave propagation, this is suppose the antenna, broadcasting antenna suppose. So this antenna will just broadcast the signals, and it will send them in the upward direction. अभी सोचो, आप सोचेंगे
कि अभी ऊपर अगर हम सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हैं तो अभी ऊपर कौन है सुनने वाला, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये सिग्नल ऊपर जाएगा तो वो तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से अगर बाहर निकल जाएगा तो वो तो बिल्कुल स्पेस में चला जाएगा, और स्पेस में कोई एलियन थोड़ी है हमारी बात सुनने के लिए, है कि नहीं। तो ये सिग्नल को ऊपर भेजने से फायदा क्या है, दैट इज स्काई वेव प्रोपगेशन। सी हियर व्हाट हैपेंस हियर इज, यहाँ पे ये बात आती है कि जो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने बात की थी कि एटमॉस्फेयर के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स हम यहाँ पे अभी रिकॉल करेंगे, ठीक है। देयर इज अ फर्स्ट टाइप ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एंड देन इट कम्स टू मेसोस्फियर, एंड द लास्ट पार्ट कम्स टू आयोनोस्फियर। इफ यू हैव सीन केयरफुली, दिस इज द आयोनोस्फियर। तो ये सपोज आयोनोस्फियर का सरफेस है समझो, ठीक है, जिसका डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, और उसके पहले बाकी भी सारे जो स्पीयर्स है, जैसे कि ट्रोपोस्फियर है यहाँ पे, ये उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है, फिर ये सपोज मेसोस्फियर है, और फिर आयनोस्फियर है। तो ये सारे लेयर्स जो है एटमॉस्फेयर के, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। सो एटमॉस्फेयर इज जस्ट स्प्रेड इवन आउट ऑफ दिस आयनोस्फियर ऑल्सो। यहाँ पे आयनोस्फियर के ऊपर भी एटमॉस्फेयर है, नो डाउट। So suppose we can call it as a ionosphere. This is going to be the mesosphere, which is just second last part of the atmosphere. Then here it is the stratosphere. क्या गड़बड़ हो गया? Yes. Actually, this is troposphere. This is stratosphere. This is the mesosphere, and this is ionosphere. Ionosphere को कोई बाउंड्री तो है नहीं, क्योंकि it is open to vacuum. Yes. तो अभी यहाँ पे देखो ठीक से, जो वेव्स इमिट किए जाते हैं तो वेव्स इस तरफ ट्रैवल करते हैं, ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, ठीक है। when they will travel towards the sky, they will just enter from troposphere to stratosphere, and when they will enter from troposphere to stratosphere, the density of troposphere is going to be very large, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, बराबर है, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे और ये इसको हम बोल सकते हैं रेयर मीडियम, करेक्ट है। दिस इज द डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। सो दैट मीन्स दैट वेव्स आर traveling from denser medium to rarer medium, and we already know that whenever a wave just travels from denser medium to rarer medium, what happens is it just bends away from the normal, करेक्ट है। तो यहाँ पे वो इंसिडेंट होगा तो इस नॉर्मल से दूर बेंड होगा, इस तरह से थोड़ा नॉर्मल से दूर बेंड होगा, ये हम समझ सकते हैं। यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, the stratosphere is again a denser medium as compared to mesosphere, which can be considered as a rarer medium, करेक्ट है। एंड इसकी वजह से यहाँ पे फिर से यहाँ पे जब इंसिडेंट होगा ये वेव्स, तो फिर से एक बार ये वेव्स जो है वो दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देख सकते हो ठीक से। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए द वेव हैव बीन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दिस विल कंटिन्यू up to the ionosphere. And as soon as these waves just incident on the surface of ionosphere, they incident at an angle which is greater than the critical angle here. And since they incident on the angle which is greater than their critical angle, ठीक है, क्योंकि ionosphere जो है it is going to be still rarer than even mesosphere here. So mesosphere is comparatively denser than ionosphere, and whenever the waves incident on the surface of ionosphere, they will just incident at an angle which is greater than their critical angle. And as soon as the waves just reach incident at an angle which is greater than critical angle, so the waves just undergo total internal reflection and just travel back towards the earth in this way. तो ये जो waves है यहाँ पे total internal reflection हुआ करता है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी लाइट के बारे में देखा है। अब ये लाइट नहीं है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो है। So all electromagnetic waves will follow all the properties which are satisfied by light, and that's why the total internal reflection also occurs in case of all type of electromagnetic waves, but just only the difference is that the surface का जो refractive index है या density है वो उतना कम या ज्यादा होना चाहिए। So therefore the total internal reflection takes place here, and the waves just travels from mesosphere to stratosphere now, and when it incidents on the surface of this stratosphere here, it just bends towards the normal this time, and goes on bending more and more towards the normal, and hence it just incidents on the surface of earth somewhere here. तो यहाँ पे किधर तो भी वो
इंसिडेंट हो जाता है सरफेस पे, और यहाँ पे अगर हम सपोज एंटीना रखते हैं तो वहाँ पे हम सुन सकते हैं आराम से जो भी सिग्नल यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया गया है। तो मतलब यहाँ पे जो भी सिग्नल यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया हुआ है वो सिग्नल इस तरह से पूरा ये पूरा पाथ ट्रेवल करते करते आइनोस्फीयर पे जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है और यहाँ पे रिसीव किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे ट्रैवल किया हुआ जो ट्रांसमिट किया हुआ सिग्नल यहाँ पे हमको सुनाई देता है। तो दिस इज द स्पेशलिटी of this type of communication, which is called as a sky wave propagation. In this sky wave propagation, the waves are just sent towards the sky. These waves just go on bending more and more away from the normal while traveling from denser medium to rarer medium, and they just incident at a particular point on the in the ionosphere at a angle which is greater than critical angle, and just suffer from total internal reflection there, and just start traveling downwards back in the same medium again, and hence they are just traveling from rarer medium to denser medium this time, and go on bending more and more towards the normal now, and just be received on some point on the earth surface here, which may be almost about 40 kilometer away from the point of broadcast station. जहां से हमने इसको ब्रॉडकास्ट किया तो वहां से 40 किलोमीटर दूर पॉइंट पे ये रिसीव किए जा सकते हैं। ना सिर्फ 40 किलोमीटर, इवन मैक्सिमम 40 किलोमीटर में बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे मिनिमम अगर देखेंगे क्योंकि मैक्सिमम के लिए हमको ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। वो तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर हुआ करता है, बट मिनिमम डिस्टेंस अगर देखेंगे तो वो तो 30 किलोमीटर पे भी रिसीव होंगे सिग्नल्स, ऐसे 20 किलोमीटर पे भी रिसीव होंगे, 10 किलोमीटर पे भी रिसीव होंगे। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे सिग्नल रिसीव ही नहीं होते, यहाँ पे रिसीव ही नहीं होंगे। जो 5 किलोमीटर के अंदर या ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सिग्नल्स रिसीव किए ही नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात समझो यहाँ पे कि जब ये वेव्स जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करते हैं तब वापस आते हैं कि नहीं। जो वेव्स सीधा जाएंगे, समझो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, तो इनके बारे में तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ये तो सीधा बाहर निकल जाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे वेव्स जो है वो वापस कभी नहीं आएंगे, ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जैसा कि हम जानते हैं देयर इज अ कंडीशन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी एक्चुअली ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हियर। सो जो वेव्स क्रिटिकल एंगल पे ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होंगे वही रिफ्लेक्ट हो पाएंगे। जो वेव्स क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट या उससे कम एंगल पे इंसिडेंट होंगे वो वेव्स रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल देखते हो थोड़ा बेंड होने वाले जो रेज है यहाँ पे थोड़ा बेंड होंगे, यहाँ पे भी थोड़ा बेंड होंगे, यहाँ पे भी थोड़ा बेंड होंगे, लेकिन ये एंगल जो है ये क्रिटिकल एंगल से कम ज्यादा तो है नहीं, इसलिए ये वेव्स जो है वो बाहर ही निकल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ से जो वेव्स वापस आने चाहिए थे और वापस आने के बाद यहाँ पे जो हमको मिलने चाहिए थे तो वो तो मिलेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो बाहर चले गए। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा नजदीक वाले जो पॉइंट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के भी अंदर होते हैं वहां पे हमको कोई रिसेप्शन नहीं मिलता। क्योंकि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन तो इससे तो चलो 1 किलोमीटर तक ग्राउंड वेव प्रोपगेशन से मिल सकता है, लेकिन 1 किलोमीटर के आगे 5 किलोमीटर तक हमको कोई रिसेप्शन नहीं मिलता। इसको एक्चुअली स्किप जोन कहा जाता है, ठीक है। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज अ स्किप जोन। व्हाट इज स्किप जोन? द मिनिमम डिस्टेंस वेयर द क्रिटिकल एंगल the waves are reflected, minimum distance up to which from which the reception starts। मतलब यहाँ से आगे जो है वो रिसेप्शन होगा, यहाँ पे या यहाँ पे देख सकते हैं waves will be received no doubt because यहाँ पे जो waves इंसिडेंट होंगे तो वो waves ऊपर जाके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो रहे हैं, इसलिए ये सारे waves यहाँ पे हमको मिलेंगे, रिसीव किए जाएंगे अर्थ सरफेस पे। लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से अंदर वाले जो waves है वो बिल्कुल भी रिसीव नहीं किए जाएंगे, just because the waves which would incident at this point here have been just escaped into the space, just because they don't incident at an angle which is greater than critical angle, but they incident at an angle which is less than the critical angle, and that's why they just escape to the uh, escape into the space and don't come back, and that's why this type of skip zone exists in this case। But still we can just see that this 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर या 40 to 45 किलोमीटर मतलब ये काफी बड़ा डिस्टेंस हो गया। इट इज सफिशिएंट टू कवर एटलीस्ट वन सिटी, क्योंकि हम अगर देखते हैं पूना का ही डायमीटर ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर के आसपास है, तो ऑलमोस्ट हर एक सिटी का जो डायमीटर है वो 80 किलोमीटर के आसपास होता ही है।
तो इधर इधर 40 और इधर 40, ऐसा मिला के हम टोटल 80 किलोमीटर का जो एरिया है वो आराम से कवर कर सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो रेडियो स्टेशन है, तो रेडियो स्टेशन हमेशा सिटी के सेंटर में बिठाए जाते हैं। सिटी के हमेशा सेंटर में वो खोले जाते हैं, ताकि वो दोनों तरफ एक 40-40 किलोमीटर का एरिया कवर कर सके, जिससे पूरा 80 किलोमीटर मतलब पूरा सिटी कवर हो जाए। इसीलिए रेडियो स्टेशन जो होते हैं, तो वो इसके 80 किलोमीटर, एक एक सिटी में एक ही रेडियो स्टेशन होता है। मतलब अगर मान लो अभी पुणे में है, तो पुणे में हमको जो रेडियो चैनल्स मिलेंगे, विविध भारती हो गया या रेडियो मिर्ची वगैरह हो गया, वो हमको जलगांव में या दूसरे किसी गांव में सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जो चैनल्स है वो सिर्फ उसी सिटी के अंदर अपने जो प्रोग्राम्स है वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लिमिट उसका, क्योंकि 40 किलोमीटर मैक्सिमम ये ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जलगांव में अलग चैनल्स चैनल्स होंगे, या दूसरे किसी सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे अलग चैनल्स होंगे, रेडियो चैनल्स। तो ये बात है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है स्काई वेव प्रोपगेशन के अंदर, वो होता है ऑलमोस्ट 3 मेगाहर्ट्ज से लेके, ठीक है, 30 मेगाहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज किया जाता है याद से। जो अभी ये मेगाहर्ट्ज में है, तो अभी ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के अंदर हमने देखा था कि द फ्रीक्वेंसी रेंज यूज्ड इज जस्ट लेस देन 1500 किलोहर्ट्ज। अगर हम इसको मेगाहर्ट्ज में देखते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 1.5 मेगाहर्ट्ज हो गया। करेक्ट है, मेगा हर्ट्ज में अगर देखेंगे तो ये 1.5 हो गया। तो 1.5 से कम फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के अंदर यूज की जाती है। लेकिन अब ये जो है इसका मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट ही 3 मेगा हर्ट्ज का है। 3 मेगा हर्ट्ज से ज्यादा और 30 मेगा हर्ट्ज से कम, ये इस फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स है वो यूज किए जाते हैं यहाँ पे इसमें स्काई वेव प्रोपगेशन के अंदर। उसका रीजन ये है कि 3 मेगाहर्ट्ज के नीचे वाले जो वेव्स है, इससे कम फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव्स है, वो यहाँ पे इनका एटेन्यूएशन ही ज्यादा होता है, उसकी वजह से यहाँ पे वो एनोस्फीयर तक जाते जाते खत्म हो जाएंगे, या बातें तक खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तो फिर उनको भेज के फायदा ही क्या है। अगर वो आयनोस्फीयर के पास अगर पहुंचेंगे ही नहीं, तो उस केस में वो यहाँ पे स्काई वेव प्रोपगेशन के अंदर उनको यूज करने लायक होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम 3 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वेव्स को चाहिए, जो वो आयनोस्फीयर तक पहुंच के वापस आ सके। ठीक है, और 30 मेगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव्स है, तो वो यहाँ उनके लिए ये आयनोस्फीयर का जो बाउंड्री है वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। वो क्रिटिकल एंगल पे, ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होने के बावजूद भी वो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर नहीं करते, बल्कि वो सीधा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, स्पेस के अंदर निकल जाते हैं और रिफ्लेक्ट नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से यहाँ पे 30 मेगाहर्ट्ज तक का मैक्सिमम लिमिट और 3 मेगाहर्ट्ज तक का मिनिमम लिमिट यहाँ पे है यात्रा से। और इसीलिए हमको ये समझ सकते हैं कि 3 मेगाहर्ट्ज और 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में अगर हमको यूज करना है इनको, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग रेडियो चैनल्स ब्रॉडकास्ट करने पड़ते हैं। जैसे तुमको पता होगा कि जैसे रेडियो मिर्ची है, उसका सपोज जो भी उसका फ्रीक्वेंसी है वो है सपोज 98.5 सपोज मेगाहर्ट्ज। अभी मान लो कि ये इसका फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी पे उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए अलाउड है। ठीक है, लेकिन उनको एक्चुअली एक बैंड दिया जाता है, जिस बैंड के अंदर ही उनको प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करने होते हैं। बैंड मतलब एक मिनिमम, तुम्हारा जो मिनिमम है 90 तक तो होना चाहिए, और दूसरा ये मैक्सिमम जो है वो सपोज 99 तक तुम कर सकते हो। तो ये एक पर्टिकुलर बैंड दिया जाता है। तो वैसे बैंड अगर हम हर एक को अगर अलॉट करते जाएंगे, ये तो एक्चुअली चलो एफएम के बारे में है, बट यहाँ पे अगर हम बैंड यहाँ पे अलॉट करेंगे, तो मान लो कि एक एक चैनल को हमने 3 से 5 तक का एक बैंड दे दिया। ठीक है, ये एक चैनल उसके ऊपर ही ब्रॉडकास्ट करेगा। उस फ्रीक्वेंसी पे दूसरा कोई भी चैनल ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता है, नहीं तो फिर इंटरफ्रेंस हो जाएगा और दो दो प्रोग्राम हमको एट अ टाइम सुनाई देंगे, मतलब कुछ भी नहीं सुना देगा। ठीक है, दूसरी बात आती है, सपोज दूसरे चैनल को हमने 5 to 7 वाला बैंड दे दिया, तीसरा चैनल आया 7 to 9 वाला बैंड दे दिया। ऐसे करते करते अगर हम सपोज 25 to 27 वाला एक बैंड हमने दे दिया, फिर वापस 27 to 29 वाला एक बैंड दे दिया, तो ऐसे करते करते जो चैनल्स, नंबर ऑफ चैनल्स है वो तो अभी खत्म हो गए। अभी अगर कोई दूसरा चैनल अगर आता है, तो उसको कौन सा बैंड हम अलॉट करेंगे? बचा ही नहीं है कोई भी। तो ये जो सारे बैंड्स यहाँ पे सारे रेडियो चैनल्स ने ले लिए, तो उसका लाइसेंस अगर ले लिया, अभी उसके बाद फिर कोई दूसरा चैनल खड़ा करने के लिए चांस ही नहीं है। ठीक है, यही एक लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ रेडियो चैनल्स बिकम्स लिमिटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। 3 मेगाहर्ट्ज से नीचे नहीं जा सकते, 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर नहीं जा सकते।
जो भी हमको बैंड्स देने हैं वो 3 से 30 तक के बीच में कई बैंड्स देने हैं। तो इसलिए जो एक नंबर ऑफ 16 चैनल्स अगर सपोज एक सिटी में हमने अलॉट कर दिए, तो उसके बाद सैचुरेशन हो जाता है। उसके बाद कोई फ्रीक्वेंसी बचता ही नहीं है जो हम किसी रेडियो चैनल को दे सके। तो ये एक तरह से इसका एक लिमिटेशन है माना जा सकता है। तो देखो इसके लिमिटेशन क्या क्या है। एक तो स्किप जोन का एक पॉइंट है जो लिमिटेशन इसका माना जा सकता है। दूसरा ये जो नंबर ऑफ रेडियो चैनल्स, ठीक है, इज लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन माना जा सकता है। ओके, और यस, और एक सिटी के लिए वह सफिशिएंट हो जाता है। स्काई वेव प्रोपगेशन इज सफिशिएंट फॉर ओनली वन सिटी, नॉट द होल वर्ल्ड और इवन अ कंट्री और इवन अ स्टेट, नो। सो ओनली फॉर वन सिटी इट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, रेडियो चैनल्स पे जो प्रोग्राम्स है वो एक सिटी में सुने जाने लायक इतना हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं आराम से। So this is all about the sky wave propagation. Then we can just discuss about the space wave propagation in the next lecture tomorrow or day after tomorrow. Okay. तो इसमें अगर कुछ आपको डाउट है तो पूछ सकते हो आराम से। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।